Hello. 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 कराया तो ये आ गए और सब आ गए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये तो तुम एक दिन क्लास छोड़ दोगे और तुम अगले दिन आओगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा हैं? तो तू भी है, तू भी दिखा मेरे को, तू क्यों नहीं आया था? अच्छा, क्यों? ड्राइवर है मतलब। ओए, तुम्हें ऐसा क्या प्यार है तुम चार इकट्ठे बैठे हो? आगे आगे बैठिए, आगे आगे बैठिए। ओए जल्दी आओ आगे, टाइम नहीं है, जल्दी आगे आओ। ओके, क्या हो गया? Okay. So in the previous class we were discussing about your parliament. हमने काफी डिस्कस कर रही थी पार्लियामेंट में, हमने ये डिस्कस किया था कि आपके जो पार्लियामेंट है इसके दो हाउसेस हैं, एक है आपका लोकसभा, एक है राज्यसभा। इन दोनों के मेंबर्स को हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड राइट नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर डिस्क्वालिफिकेशंस। डिस्क्वालिफिकेशन एज वेल एज वैकेंसी, मतलब आपके जो सीट्स हैं वो खाली कैसे होंगी, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन और जो आपकी वैकेंसी है वो कैसे क्रिएट होगी, वी विल डिस्कसिंग। एंड पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था आपका, बताओ, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। मतलब अगर आपकी सिटीजनशिप खत्म होगी तो आप एमपी भी नहीं रहोगे। नेक्स्ट वाज योर डबल मेंबरशिप।
Then we discussed about your absence, and then the resignation, and then मतलब by court, और लास्ट हमने डिस्कस करा था अभी डिस्क्वालिफिकेशन by एंटी डिफेक्शन। जो लोग पढ़ता है पॉलिटी उनको पता है कि एंटी डिफेक्शन जो है एक ऐसा लॉ है जिसका पालन करते हुए मतलब काफी सारी ऐसी पार्टीज हैं, ठीक है। अब मतलब पार्टीज ने कुछ गन डाल दिया बहुत ज्यादा, एक मार्कर लेके आओगे प्लीज बाहर से। कर दिए सब जिस्ट कल की रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, काफी अवेयर सिटीजन हो आप। हाँ तो हाँ तू क्यों नहीं आ रहा, तो ये बता। एब्सेंस अगर 60 दिन तक नहीं आया तो निकल देंगे, फिर वही पुराने दिन आ गई जहाँ पर इनके पैसे भी नहीं है लेके देख किसी को भी बात बोलते लेकिन तेरे को तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तेरे को तो कंसीडर करते थे स्टूडेंट, तेरे को स्टूडेंट को मानते ही वो भी एक है। हाँ तो एब्सेंस वही है कि अगर 60 दिन तक बंदा नहीं आया तो बिना इन्फॉर्म किए हुए तो एमपी नहीं रहेगा वो, ठीक है। टर्मिनेशन में ये है कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो एमपी भी नहीं रहेगा। डबल मेंबरशिप आपका ये है कि अगर आप लोकसभा में 2 सीटों से इलेक्ट हो गए तो एक सीट के लिए आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी मैंने कौन सी सीट पे बैठना है, अदरवाइज दोनों सीटें आपके हाथ से निकल जाएंगी एंड यू हैव टू इन्फॉर्म दैट विद इन 14 डेज, ठीक है। डबल मेंबरशिप में ये भी है कि अगर आप पार्लियामेंट में दोनों हाउस में इलेक्ट हो जाते हो तो आपको दोनों हाउस में से एक हाउस की चॉइस बतानी पड़ेगी, अदरवाइज आप राज्यसभा की जो मेंबरशिप आपकी खत्म हो जाएगी, आप इसका मेंबर बन जाओगे सिर्फ लोकसभा के, ठीक है। हो सकता है कि आपको दोनों राज्यसभा में बैठना पड़ेगा, बैठने का मन है आपका, तो अगर आपने वो इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरे को राज्यसभा में बैठना है तो ऑटोमेटिकली आप इसके मेंबर बन जाओगे लोकसभा के, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट। सपोज यू आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और आप दूसरे के लिए भी इलेक्ट हो जाते हो तो इन्फॉर्म नहीं किया कि आपने कौन सा हाउस मेंटेन करना है, एंड ऑब्वियसली आपका फर्स्ट हाउस है उसके मेंबर आप नहीं रहोगे, आप जिसके लिए नहीं इलेक्ट हुआ आप उसके मेंबर बन जाओगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। सपोज आप एमएलए थे, ठीक है, आप एमएलए की पोजीशन के ऊपर थे, अब आप क्या बन गए एमपी, तो आपको एमएलए की पोजीशन से रिजाइन करना पड़ेगा एमपी बनने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप 2 लेजिस्लेटिव पोस्ट एक साथ नहीं रख सकते, ये है आपका डबल मेंबरशिप। रेजिग्नेशन देनी पड़ती है अपने हाउस के प्रेसिडेंट को, दिस कुड बी योर स्पीकर, दिस कुड बी योर चेयरमैन इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। अब हम एक है कोर्ट ने बोला कि आपके इलेक्शन में गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, प्रचार संहिता का उल्लंघन किया गया था वगैरह वगैरह, तो कोर्ट आपका इलेक्शंस को अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। एक और है आपका जब पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाता है, जब पूरा हाउस डिसॉल्व होगा तो आप कहाँ रहोगे, ठीक है। और एक और है सबसे इंपॉर्टेंट डेथ, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है अकाल, ठीक है, तो भी आप खाली रहोगे। और आप मानोगे लक्ष्मीकांत में हर एक बंदे के लिए लिखा हुआ है बाय डेथ, ये आपकी ऑफिस वेकेंट कब होगी बाय डेथ, ठीक है। इन्होंने खुद बता रखा है अगर अपना उसी गति में बैठना है तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो अभी हमने ये डिस्कस करना है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है, और साथ में आप लिख सकते हो डिसोल्यूशन। अगर आपका हाउस अगर आपका हाउस डिसॉल्व हो जाता है देन आपकी जो मेंबरशिप है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, किसकी, देखिए सिर्फ एक हाउस की जो कि लोकसभा, बिकॉज राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस डिस्क्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन, ठीक है। एंटी डिफेक्शन को समझने का बहुत सरल तरीका है, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके किसी एक हाउस में 200 मेंबर्स हैं, ठीक है, सपोज करना है क्योंकि 200 मेंबर्स होते नहीं किसी भी हाउस में। सपोज आपके लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं
200 मेंबर्स है। अब मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी इज 50% से अबव, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बनेगी मेजोरिटी आपकी 101। सपोज देयर इज अ पार्टी कॉल्ड बीजेपी और वो बीजेपी को मिल जाती है आपकी 102 सीट्स, तो कांग्रेस को कितनी मिलेंगी 98, ठीक है। अब सपोज करो कि इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी के 2-3 एमएलए चले गए किसी तरफ, कांग्रेस तरफ, अब इनके कितने एमएलए ले लिए, 4 एमएलए बीजेपी के ले लिए, मतलब इनके हो गए -4, इनके हो गए +4, तो अब पीएम किसका बनेगा, कांग्रेस का। लेकिन जनता ने तो एज ए बीजेपी पार्टी को जिताया था, हालांकि असल दुनिया में उसका उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे पढ़ा दूंगा तो फिर कैमरे में मेरे पास केस हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए मैंने उल्टा एग्जांपल दिया है। तो कांग्रेस करप्ट पार्टी है, बीजेपी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखो अब जनता ने किसको जिताया, बीजेपी को, वोट किसको दिया, मोदी को, लेकिन राहुल गांधी पीएम बन गया आपका चीटिंग से, ठीक है। भाई चीटिंग से बन सकता है, वो ऐसे नहीं बन सकता, ये बात हमें माननी पड़ेगी। तो बेसिकली जनता का मैंडेट उल्टा हो गया, ठीक है। फिर पूरा मनी एंड मसल पावर चल रही है, जैसे कोई दूसरी पार्टी जीत रही है उसके एमएलए को यहाँ पे बुला लेता है, ठीक है। तो इसके खिलाफ बनाया गया आपका राजीव गांधी के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो आपका 1985 में कौन सी अमेंडमेंट से, आप तो कभी नहीं भूलेगा, एक बार गलती की ना, इसलिए जब बंदा गलती करते तो कभी नहीं भूलता फिर वो, इसलिए गलतियां करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। तो 52 जो आपकी अमेंडमेंट 1985 की, उसमें आपका एंटी डिफेक्शन लाया गया। बोला गया कि वंस अ मेंबर इज इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, एक बार वो इलेक्ट हो चुका है, जिस पार्टी से इलेक्ट हुआ है वो उसी पार्टी में रहेगा जब तक उसका टर्म रहेगा। अगर उसको पार्टी से निकाला गया या वो पार्टी से खुद निकल जाता है तो वो आपका मेंबर भी नहीं रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी वोट नहीं कर सकता। अगर सपोज इसकी पार्टी किसी बिल का वो कर रही है, अपोज कर रही है, तो वो उसके फेवर में वोट नहीं दे सकता, उसको अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा। ही विल हैव टू रिजाइन एज ए मेंबर, इसको व्हिप कहते हैं। ये ऑफिशियल चीज नहीं है, ये अनऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम कहते हैं व्हिप। तो ये है कि एक आदमी इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी की पीठ पे खंजर ना घोप दे, ठीक है, और जनता के मैंडेट को उल्टा ना कर दे। जनता चाहती है तो एक पार्टी, देखो सिंपल सी बात है, इंडिया में पार्टी पॉलिटिक्स है, इंडिया में आपको देयर इज नो इंडिविजुअल पॉलिटिक्स, तो जनता हमेशा पार्टी को वोट करती है। आपको क्या लगता है साधी प्राची को उसके काम के लिए वोट मिला है, मोदी के नाम पे वोट मिला उसको, जितने भी आप कैसे तो है नहीं नेता है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जैसे वो सिर्फ इंटरफेक्टिव है। मतलब आई एम जस्ट सेइंग देयर आर मेनी people who are serving as a member of parliament but they are getting votes in the name of their main leader, their party and all, ठीक है। तो जनता पार्टी को वोट करती है, तो अगर आपने 2-3 एमएलए छीन लिए तो वो पार्टी पावर से आपकी बाहर हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका एंटी डिफेक्शन लाया गया कि वंस यू आर इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, you cannot change your party, ठीक है। and if you are without party then you cannot join any party, that is also there। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीजें हैं, 4 पॉइंट्स ऐसे जो लिखने पड़ेंगे हमें, और यही 4 पॉइंट आपके ऐसे ऑप्शन आते हैं, which of the following statement regarding anti defection law is correct या incorrect। coalition is different thing, that person is not changing party, these two parties are just colliding। अरे इसका तरीका कर दिया ना, इसका तरीका निकाल दिया, तो आपको मैंने बताने हैं अभी, इसका तरीका निकाला। देखो अगर पार्टी चेंज करेंगे तो निकल चले गए। अब क्या करते हैं, रिजाइन करवाते हैं। अब देखो हाउस में कितने मेंबर हैं आपके 98। अब सोच के देखो कि इनके 97 करवाने हैं, तो इनके 5 एमएलए से रिजाइन करवा देंगे। अब एंटी डिफेक्शन में ये तो नहीं लिखा है कि आगे क्या करना है, ठीक है, वो है, ठीक है। तो उनके उनके 5 उनके 5 एमएलए से क्या करेंगे, रिजाइन करवा देंगे, तो इनके कितने हो जाएंगे, इनके 97। लेकिन वो एमएलए रिजाइन क्यों करेगा, या तो मोटी रकम दो। और कभी कभी क्या करते हैं, आपका बहुत सारे एमएलए को इकट्ठे रिजाइन करवाते हैं। अगर आपका किसी पार्टी के 2/3 एमएलए रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, फिर आपके फ्रेश इलेक्शन होती है, ठीक है। तो जुगाड़ निकाले वहीं सब में, ये नेता है भाई साहब, ये कुछ भी कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पढ़ना है इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो आप देखिए
नहीं, 1 साल तक नहीं कर सकता, वो बाद में कर सकता है। 1 साल तक वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अरे देखो, ऐसा हमेशा नहीं होता है आपका, ठीक है। कभी कभी पार्टी विप लॉन्च करती है, ये अनऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट है कि सपोज करें बहुत इंपॉर्टेंट वोटिंग होनी है और आपकी जो पार्टी है वो अपने एक विप इशू कर देती है। विप का मतलब है जितने मेरे मेंबर है वो सब के सब कल पार्लियामेंट में प्रेजेंट होंगे और हमारे फेवर में वोट करेंगे। अगर विप नहीं की है तब तो जहां मर्जी वोट करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विप लगा रखी है और वो विप के अगेंस्ट वो वोट करता है तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट गया है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका डिफेक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। विप इंस्ट्रूमेंट है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट वोटिंग होनी होती है ना तब पार्टी अपनी विप लगाती है कि कल के लिए विप है, जितने भी मेंबर हैं आपके उन सब ने आना ही आना है, ठीक है। वो नहीं आए या वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इट मींस दैट पर्सन इज गोइंग अगेंस्ट पार्टी, तो पार्टी तो उसको निकाल देगी। तो हाउस में क्या रहेगा, तो हाउस में उसको निकाल देगा, ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए, the constitution lays down that the constitution lays down that a person shall be disqualified, that a person shall be disqualified from being a member of parliament, can be disqualified from being a member of parliament, disqualified from being a member of parliament if he or she is disqualified on the grounds of defection, if he or she is disqualified on the grounds of defection under the provisions of 10th schedule, under the provision of 10th schedule, देखिए लिखिए, a member is disqualified, a member is disqualified dash के दो, a member is disqualified dash लिख दिया, अब पॉइंट वाइज 1 में लिखो, if he voluntarily gives up the membership of political party, the membership of political party on whose ticket he is elected, तो जिसकी टिकट पे वो इलेक्ट हुआ है अगर वो उस पार्टी को छोड़ देता है तो वो आपका क्या नहीं रहेगा, एमपी नहीं रहेगा। याद रखना यही प्रोविजंस आपके एमएलए पे अप्लाई होते हैं कि जिस पार्टी की टिकट से आपका एमएलए इलेक्ट हुआ है अगर वो उस पार्टी को छोड़ देगा तो वो आपका एमएलए भी नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, उस टिकट ही इज इलेक्टेड, नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2, if he votes और abstains, ये होता है वोट करना और abstain मतलब खुद को वोटिंग से हटाना कि मैं वोट नहीं करूंगा इसके लिए। if he votes or abstain, ABSTAIN, if he votes or abstains from voting in the house contrary to the direction given by his political party, contrary to the direction given by his political party, ये वही होगा ना आपका भी, तो कहीं नहीं तो भी पार्टी ने कुछ और बोला इसने कुछ और किया, ठीक है।
ठीक है, कि अगर बंदा अपनी पार्टी के अगेंस्ट आता है तो भी आपका वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, if any independently elected member, if any independently elected member joins any political party, हो गया। नेक्स्ट लिखो, इफ फोर्थ जो है आपका फोर्थ पॉइंट लिखो, इफ नॉमिनेटेड मेंबर if any nominated member joins any political party after the expiry of 6 months, after the expiry of 6 months, ठीक है। इट मींस कि इफ अ मेंबर जो कि आपका नॉमिनेट हुआ है, कहाँ होता है मेंबर आपका नॉमिनेट, राज्यसभा में, तो अगर उसको कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो 6 महीने के अंदर कर देगा, उसके बाद रहेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट आप लिखो, disqualification is decided by the presiding officer of the house। ठीक है, तो who will make decision, chairman या presiding officer। got it? अब याद रखना, ठीक है, इसके दो एक्सेप्शन है, इसमें आपका एंटी डिफेक्शन नहीं लगता। अगर पार्टी के बंदे छोड़ के जा रहे हैं और 2/3 छोड़ के जा रहे हैं तो आपका डिफेक्शन नहीं लगेगा, एक ये एक्सेप्शन है। और दूसरा कि सपोज आपका कोई एमपी, ठीक है, एमपी आपका बन जाता है स्पीकर, ठीक है, और जब वो स्पीकर में होता है तब वो अपनी पार्टी को छोड़ देता है। समझ आते हो, समझ रहे हो, क्योंकि देखो स्पीकर शुड बी न्यूट्रल, है ना, अनबायस्ड। तो अगर वो अपने स्पीकर की पोजीशन को होल्ड करके अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होगा एज एमपी। तो दो एक्सेप्शन है, अगर आपकी पार्टी के एक दो एमपी छोड़ा तो फंसा हो गए, लेकिन अगर 2/3 एमपी ने चेंज कर लिया, पार्टी चेंज कर ली, पार्टी से रिजाइन कर दिया जितने आपके इलेक्टेड है, then what will happen, defection will not apply। and the other is कि if MP is chosen as speaker and as a speaker he is step down from his party। ठीक है, तो आगे समझ, ऑप्शन है ये, ऑप्शन है, अगर उसने छोड़ दिया तो, हालांकि कोई नहीं छोड़ता। हाँ हाँ, लेकिन जो कभी कभी क्या होता है, आपको ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सपोज ये जो गवर्नमेंट आपकी बनी होगी ना, इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं होगा, इसमें बीजेपी प्लस होगा। ठीक है, तो हो सकता है इसमें कितने मेंबर हो आपके, इसमें 12 मेंबर हो आपके किसी और पार्टी के। ठीक है, तो 12 मेंबर के 2/3 कितने होंगे, 8। तो हमें तो उस पार्टी के 2/3 मेंबर हटवाना है ना, तो हमने उसके 8 बंदे शिफ्ट, हमने उसके 8 बंदे शिफ्ट करा दिए। ठीक है, तोड़ होते हैं इसके, जो करते हैं। आज तक कोई केस नहीं हुआ, तो पकड़ा नहीं गया इस केस में। और आपको पता है कि अमित शाह इज द मास्टर ऑफ दिस आर्ट। ठीक है, हाँ, कौन नजरुल सिद्धू, उसके लगा के रखे हैं, जेल में बैठा है वो, कुछ नहीं है वो। ठीक है, हाँ, पार्टी चेंज करना इज नॉट एन इशू, while being elected changing the party is an issue। ठीक है,
ऐसे तो मैं भी 10 पार्टियों का मेंबर हूँ, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि मेरी भी मानसिकता और मेरे भी भाव बहुत सारी पार्टियों के साथ संवेदनाएं और जो भी है, ठीक है। बट दैट डजंट मैटर ना, कि while being in power I cannot change my party। समझ आ गया एंटिटी सेक्शन? बहुत सिंपल है, 4-5 पेज का चैप्टर तो मैं 2 मिनट बता दिया फटाफट से, ठीक है। नहीं मेरा कोई आर्ट नहीं है, जल्दी बता सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। इसके लिए पूरी क्लास की जरूरत नहीं होती, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ठीक है। एंटिटी सेक्शन मतलब, हाँ बस ठीक है। एंटिटी सेक्शन इज इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 10 शेड्यूल, ठीक है। 10 शेड्यूल में है। कौन लेके आया था? राजीव गांधी एज अ पीएम। इन विच ईयर? 1985। इन विच अमेंडमेंट? 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें अगर एक आदमी इलेक्ट होने के बाद कोई छेड़छाड़ करता है अपनी पार्टी के साथ, तो वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ एमपी। आपकी 4 कंडीशन है। पहला, उस बंदे को अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं करना है। दूसरा, उसको अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करना है। अगर उसकी पार्टी बोलती है वोट कर, तो वोट करना है। वोटिंग से एब्सटेन भी नहीं कर सकता वो। अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर है तो वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा थ्रू आउट। दैट वाज माय बैड, ठीक है। थ्रू आउट वो आपका इंडिपेंडेंट ही रहेगा। और अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, वो अगर पार्टी ज्वाइन करनी है तो ही विल हैव टू जॉइन पार्टी विद इन 6 months, not more than that. Who will decide whether he will be disqualified or not? Deciding officer, and his judgment will be final. It cannot be challenged in any court, याद रखना, ठीक है। अगली बात कि किस सेंस में आपका बंदा बच सकता है, कि अगर वो स्पीकर है और वो पार्टी चेंज करता है, वो स्पीकर के पहले कंडीशन क्या है? शुड बी एमपी। if a MP is speaker and he is resigning from his party, ठीक है, that means he is doing so for the sake of his position, because speaker should be unbiased। अगर वो पार्टी का मेंबर रहेगा तो पार्टी might expect some favors from him, ठीक है। तो उसने अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया कि जब हट जाऊंगा तब मैं ज्वाइन कर लूंगा वापस। तो दैट थिंग इज अलाउड, स्पीकर को ये चीज अलाउड रहती है। हाँ, और अगर आपके एक पार्टी के 2/3 मेंबर इकट्ठे पार्टी चेंज कर रहे हैं या रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो उसी हाउस का मेंबर जो है वो बने रहेंगे, ठीक है। तो जब भी छेड़छाड़ करते हैं ना इलेक्टेड मेंबर्स के साथ, तो वो फोर्स करते हैं 2/3 को। ऐसे थोड़ी आपका बस चाहिए होती है एमएलए को रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि बस में ही आते हैं 2/3 एमएलए, उससे छोटी गाड़ी में नहीं आते, ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र का हो गया। नहीं, महाराष्ट्र में गुजरात लेके जाते हैं, इस बार कभी राजस्थान लेके जाते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान में दिक्कत होगी तो उनको असम लेके अब आगे दिखाओ, ठीक है। बहुत पंगा होता है। सचिन पायलट वाला सीन हो गया था, सचिन पायलट के एमएलए गायब हो गए थे, वो बस डरा। ये खेल अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन है। हर बार 2/3 नहीं मिल पाते इनको, कुछ होते हैं इनके अंदर के अंदर आपको आ जाती है, ठीक है, कुछ की जा जाती है तो 2/3 पूरे नहीं हो पाते हैं। पहले तो वो लो ही नहीं था, इधर कोई और भी नहीं, कांग्रेस ने बोला नहीं तो फिर, ठीक है। अब इन 2/3 को लाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में आपकी पार्टी चेंज हुई है, जो जो सिंपल सी बात है, आपकी 2 पार्टियां बनी है महाराष्ट्र में। आपकी कौन सी पार्टी थी पहले? शिवसेना। शिवसेना के 2 फैक्शंस बन गए हैं, ठीक है। और इतना बड़ा फैक्शन टूटा कि 2/3 वालों को ओरिजिनल पार्टी, और जो उस पार्टी के फाउंडर का बेटा था उसको बोला कि तेरी पार्टी तो पार्टी नहीं। उद्धव ठाकरे जिसके फादर ने बेसिकली आपका बाला साहब ठाकरे ने आपको जब मूवी वो बनाई थी, पार्टी बनाई थी, तो 2/3 से ज्यादा एमएलए को साथ में लेके चला गया, उस बेचारे को सिंबल भी नहीं छोड़ा, ठीक है। सिंबल भी मतलब आपकी जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो लेके चलेगी, वहां से डिफेक्शन नहीं लगा, क्योंकि इतने लार्ज स्केल में आपके एमएलए जो है वो चेंज किया, उन्होंने कोलिशन चेंज किया था, ठीक है। समझ गए चीज को, क्या डिटेल में जाना, धीरे धीरे अगर आप लाइव एग्जांपल देखो तो अपनी लाइफ में ज्यादा समझ आएगा। स्टार्टिंग में मेरे को भी डिफेक्शन समझ नहीं आया था, बट थैंक्स टू हमेशा उन्होंने बहुत एग्जांपल दिखा दिए थ्रू आउट कैरी, ठीक है। मैं समझ गया कि मतलब हाँ ये ऐसे होता है, ठीक है। अगर मुझे भी पार्टी पुर्टी बदलनी है तो मैं बदलवा सकता हूँ, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। गॉट इट। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सैलरीज एंड अलाउंसेस हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी सैलरी नहीं पूछता, बहुत होती है इनकी। हाँ बस वो बताना है बस, ठीक है। दैट इज वन थिंग, ठीक है। आपके जो एमपीज होते हैं, ठीक है,
देखो आपके जो एमपीज होते हैं, एक बार हल्की सी हेडिंग लिखो, सैलरीज एंड अलाउंसेस। कोई नहीं पूछता कि 2.5 लाख या 3 लाख या वगैरह वगैरह, ठीक है। पर तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर बताऊंगा इसके बारे में। तो लिखो दे आर चार्ज्ड, देखो सैलरीज ऑफ एमपीज, salaries of MPs are charged from the consolidated fund of India, are charged from the consolidated fund of India। देखो जो आपका ये फंड है कंसोलिडेटेड, इस वर्ड से आपको लग जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग फंड है, ठीक है। और इस फंड में ज्यादा चेंजेस अगर आपके नहीं लेके आ सकते, यानी कि इनकी सर्विस के कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है इनकी सर्विस के लिए, सेफली इनकी सर्विस इनको मिल जाएंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल। मतलब इनकी सर्विस में तो खासा चेंज आपका नहीं आ सकता, बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते इनकी सैलरी में, जितना उनको प्रॉमिस किया है ना उतना उनको मिलेगा, ठीक है। हाउएवर दे कैन हैव एनुअल वोट, अगर बढ़ानी हो तो ये खुद अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी करना चाहे बढ़ा सकते हैं। और हाँ ये अच्छा है। और एक और चीज कि सपोज वंस यू बिकम एमपी, वंस यू बिकम एमपी, तो जितनी आपकी सैलरी थी उसके लिए क्या मिलेगी आपको, पेंशन। अगर आप दूसरी बार एमपी बन जाओगे तो आपको दूसरी बार एमपी बनने की पेंशन भी मिलेगी। अगर आप तीसरी बार एमपी बन गए तो आपको तीसरी बार एमपी बनने की पेंशन नहीं मिलेगी, अगर चौथी बार बन गए तो आपको चौथी बार की पेंशन भी मिलेगी। They have multiple pensions. It doesn't matter कि ऐसा तो आप एक ही हाउस का मेंबर बन रहे हो ना, आपकी एक टर्म की एक पेंशन होती है, तो if you are having 4 terms then you will have 4 pensions, ठीक है। ये आपका पंजाब में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, एमपी के लिए भी है, एमएलए के लिए भी है ये। अब जो पंजाब की भगवंत मान सरकार उसने चीज डिसकंटिन्यू कर दी है, इसके लिए काफी तारीफ मिली थी, ठीक है। केजरीवाल बहुत नामी है, दिल्ली में नहीं किसी ने डिसकंटिन्यू, उसको बोला कि अच्छा एग्जांपल सेट होगा पंजाब में कर दे। और मेरे को पता नहीं ये फैक्ट है कि मैंने पढ़ा भी नहीं, बस मैंने तो ऐसे देखा है, हो सकता है प्रोपेगेंडा का पार्टी हो। कहते हैं कि जब से आपका केजरीवाल सीएम बना है या जिसकी पार्टी आई है, आपके दिल्ली के जो एमएलए है उनकी सैलरी डबल हो गई है, क्योंकि इसका सैलरी और डबल हो चुकी है। सपोज इफ दे आर गेटिंग 1 लाख, नाउ दे आर गेटिंग 2 लाख रुपीस, एंड देन दे से वी आर आम आदमी के सरकार, ठीक है। कौन सा आम आदमी आपका 2 लाख की सैलरी लेता है एक महीना, ठीक है, इतना तो एमबी वालों को पैकेज नहीं मिलता। हाँ, जो इनको गाड़ियां पहले मिलती थी वो इनोवा मिलती थी, ठीक है। अब उनको जो एमपीज वगैरह उनको फॉर्च्यूनर्स मिलती है। अरे बहुत खर्चा करते हैं आपके लिए, बहुत खर्चा करते हैं ये एक्चुअल में। और इसके तो खर्चे आपको लग रहा है कि देखो राइट नाउ मनीष सिसोदिया इज इन जेल, ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि थोड़ा बहुत घसीटा हो, ठीक है, लेकिन सोच के देखो बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता ना, कुछ तो होगा उसके खिलाफ, कुछ तो किया होगा, तभी तो वो है ना आपका, बिना सबूत के किसी को जेल में डाल सकते हैं आपका। हाँ। पता नहीं, सरकार का बहुत रेवेन्यू लॉस हुआ है और इन्होंने अंडर द टेबल बहुत सारे पैसे लिए कॉन्ट्रैक्टर्स से। दिस इज द केस, तो एक्साइज केस है, उसमें इन्होंने टैक्स इस तरीके से किया कि इसमें आपका जो बेचने वाला है, ये नशा मुक्त दिल्ली करने के चल रहे थे, ठीक है, दिल्ली में नशा खत्म कर देंगे, पंजाब में नशा खत्म कर देंगे, दे मेड दारू मोर एक्सेसिबल, ठीक है। हाँ तो खाते लेके बैठा था वहां पे, ठीक है, पर फिर भी इतना जरूरी थोड़ी है इनको हमेशा साथ हमें नहीं बुलाया, पर हम थोड़ा योगदान दे देते, ठीक है। तो लिख लिया आपने, और मल्टीपल पेंशन का सिस्टम आपको पता है कि, और हाँ किसकी, मोदी पहले एमपी बनाया आपका, मोदी पहले एमपी बनाया, वो तो आपका एमएलए, लेकिन उसकी एमएलए की 4 पेंशन है, 4 एमएलए की और 2 एमपी की पेंशन, ठीक है। हाँ डिटेल तो इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि मोदी कहां से पैसे लेता है, ठीक है। अभी आप लिखो ओथ एंड अफर्मेशन, नेक्स्ट लिखो आप, हाँ हाँ जी
वो स्टेट का होता है, सेंटर का नहीं, स्टेट स्टेट का वैसे वर्ड होता है ना आपका। एफर्मेशंस, ये चीज ना बड़ी पॉजिटिव चीज है एफर्मेशंस। सुना है किसी ने? साइकोलॉजिकल कांसेप्ट है कि अगर आप बोलते हो मैं ऑफिसर बनूंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा, एक आप किसी दिन ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है? नहीं, ये कांसेप्ट ये कहता है, ठीक है? बेसिकली दुनिया को बताने से पहले आपको पहले खुद बिलीव करना पड़ेगा कि आप बन जाओगे, एंड कहते हैं कि बहुत पॉजिटिवली काम करती है, ठीक है? आई डोंट थिंक सो, ठीक है? बट यस मैनी पीपल बिलीव कि हम थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, वो चीज मैं भूल गया था। मैं रोज शीशे में देख के बोलता था, है ना? हाँ, जो भी है, तो ओथ एंड एफर्मेशंस इनको लेनी पड़ती है, ठीक है? वही कि मैं ईमानदार रहूंगा, एलएल चीजें वो सब बोलते हैं, पर ऑलर की अप्लाई कोई नहीं करता इन चीजों को, आपको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आता है कि दिलवाता कौन है इनको ओथ वगैरह, ठीक है? तो आप इसमें चीज में लिखिए, एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, every member of either house of parliament has to make and subscribe has to make and subscribe to an oath or affirmation next time सबसे important आप लिखोगे आप ये भी अभी, before the president or some person appointed by him for this purpose, or some person appointed by him for this purpose. Stop. देखिए, unless a member takes the oath, he cannot vote and participate in the proceedings of the house. Vote and participate in the proceedings of the house. ठीक है? और अगर एक बंदा आपका हाउस में बैठ रहा है और उसने ओथ नहीं ले रखी है, तो पर डे के हिसाब से उसको 500 का फाइन भी पड़ता है, ठीक है? ओथ आप किसी भाषा में ले सकते हो, ठीक है? इस बार आपके एक एमपी हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में ओथ ली थी, ऐसा पहली बार हुआ था। आई फॉरगॉट हिज नेम। पहली बार किसने संस्कृत में आपकी ओथ ली थी? आई फॉरगॉट, बट दैट वाज क्वाइट अ क्वेश्चन कि मतलब किस भाषा में ले सकते हैं ओथ। तो ओथ कैन बी टेकन इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, एनी ऑफ द जो लैंग्वेजेस जो आपके कौन से शेड्यूल में लिखी गई है, लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में है? 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं आपकी? 22। तो 22 में से किसी भी लैंग्वेज में आप ओथ ले सकते हो, ठीक है? शेड्यूल लैंग्वेजेस में। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट टॉपिक, ठीक है? नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एमपीज एंड ऑल, ठीक है? अब ये एमपीज ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि अच्छे लोग नहीं है, ठीक है? अब पता ही देखो, इस टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ तो लाशें चढ़नी पड़ती होंगी, ठीक है? कुछ तो क्राइम करने पड़ते होंगे, ठीक है? कुछ तो पैसे भी खर्चे करने पड़ते होंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि जो आपके एमपीज है ये बहुत ज्यादा सेम पीपल नहीं है, दे आर क्वाइट इनसेन, ठीक है? तो अगर इनको इकट्ठे बिठा दोगे एक ही कमरे के अंदर, वो भी 500 की तादाद में, ठीक है? तो और कोई संभालने वाला नहीं है इनको, देन व्हाट विल हैपन? रकस, ठीक है? chaos, मारकाट। ये तो बंदों की मौजूदगी में कुर्सियां तोड़ देते हैं, माइक उखाड़ देते हैं। जस्ट इमेजिन अगर कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं हुआ तो, ठीक है? सपोज वी आर हैविंग अ डिबेट हियर, ठीक है? एंड आई जस्ट लीव यू ऑल, ठीक है? जाओ डिबेट करो। ऑब्वियसली ना कि जो कोई पॉइंट समझ आएगा, ना कोई फैसला होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो दीस एमपीज एंड इवन एमएलए जो कि स्टेट में होते हैं, दे हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफिसर, या सभापति, तो जिसको हम कहते हैं आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कैटेगरी से। आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो आपके लोकसभा के अलग हैं एंड राज्यसभा के अलग हैं। जो आपके लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको हम कहते हैं
स्पीकर और वैसा वाला जो है उसको हम कहते हैं आपका चेयरमैन। Obviously this person cannot be present 100 of the days, जब तक हमेशा नहीं आ सकता, तो इसीलिए आपका जो स्पीकर है इसकी एब्सेंस में कौन होता है आपका डेप्टी स्पीकर, और इसके एब्सेंस में कौन होता है आपका डेप्टी चेयरमैन। इन केस दोनों ही नहीं है, फिर आपका पहले ही क्या करता है, आपका स्टार्टिंग में आपका हाउस बनता है, तो आपके दोनों हाउस में 10-10 लोग जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुन लिए जाते हैं। ठीक है, कि इन केस अगर दोनों ही नहीं है तो आपके 10-10 मेंबर की कमेटी होती है, उस कमेटी में जो भी आपका बंदा है वो आपका प्रेसिडेंट कर सकता है इनकी एब्सेंस में। ठीक है, ऐसा नहीं रैंडम किसी को भी बना दिया प्रेसिडेंट। ठीक है, किसी को बना दिया आपका प्रेसिडेंट, तो पहले ही आपकी 10 मेंबर की कमेटी बन जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, डेप्टी स्पीकर, डेप्टी चेयरमैन, speaker and deputy chairman, there will be a committee of 10 people, and among those 10 people presiding officer will be chosen. ठीक है, we will mainly discuss about लोकसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, एंड वही चीज आपका पैरेलली किस पे अप्लाई हो जाएगी आपके राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर, विद स्लाइटेस्ट ऑफ चेंज, बहुत कम चेंज होगा, छोटे से चेंज के बाद आपका अप्लाई हो सकती है। तो अब आप प्रेसाइडिंग ऑफिसर का हेडिंग दे सकते हो, थोड़ा सा ये बना सकते हो, देन यू, हाँ जी, कौन करेगा ये काम? हाँ, सिर्फ हाउस बुलाने क्यों है? अगर तो सोच, अगर तेरे 12 एमपी मर चुके हैं तुझे मीटिंग करवानी है, नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता भी है, लड़ पड़ते हैं आपस में, तो एक आपकी प्रेसिडेंस है, मतलब पता चलती आ रही है, ओल्डेस्ट मेंबर उम्र के हिसाब से चूज कर देते हैं। ठीक है, हाँ? अरे वो भी सेम हुए, सॉरी, फिर समय देखेंगे, अगर समय भी सेम हुआ तो फिर माँ बाप की उम्र देखेंगे, अगर माँ बाप की उम्र सेम हुई तो ज्यादा आएगा। ठीक है, ये होती है समझदारी, सीखो एक आध ये क्लास आपकी 21 प्लस, इसको 18 प्लस ना बनाओ। ठीक है, तो आप हेडिंग दीजिए, ये ड्रॉ कर लो, फिर लिखो स्पीकर ऑफ लोकसभा। मेनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा ओनली, एंड इसी से हम समझ लेंगे किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में भी। ठीक है, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इससे लिखवा दे रहा हूं आपको। देखो, आपको मैंने बाकी टॉपिक का लिखवाया नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके नोट दे चुका हूँ, इसके नोट्स अगर दूंगा भी तो इतना तुम्हें कोई इफेक्टिव नहीं लगेंगे वो चीजें। ये हाथ से बनाए जो स्निपेट्स होते हैं ना, बहुत काम आते हैं पेपर चेक करते हैं। हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, पाथ फाइंडर, अगर मैं तो खरीद मत लेना, ठीक है, पहले बोलो खरीद मत लेना, उसमें सब रिवाइज कर सकते हो। जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ वो चीजें आपको पाथ फाइंडर के क्वालिटी सेक्शन में मिल जाएंगी, और पाथ फाइंडर इज बेस्ट इफ यू हैव टू कंप्लीट क्वालिटी विद 3 आवर्स। अगर आपको पेपर से पहले पॉलिटी 3 घंटे पहले पढ़नी है, रिवाइज करनी है ना आपको, यू कैन इजीली कंप्लीट रिवाइज पॉलिटी, बट टू रिवाइज पॉलिटी इन 3 आवर्स यू हैव टू डिवोट 30 आवर्स प्रायरली। ठीक है, कि आपको वो चीजें पढ़ी, पहली बार पढ़ते आपको समझ आ जाए, हाँ ये पढ़ा था, ये वो पढ़ा था। तो वंस यू आर डन विद योर पॉलिटी, यू कैन रिवाइज योर पॉलिटी विद योर पाथ फाइंडर बुक। ठीक है, इफ किसी के पास बुक नहीं है, ठीक है, देन डोंट बाय दिस बुक, ओपन द बुक जो निम्बस ने आपको दे रखी है ना, पॉलिटी वाले सेक्शन इसके अंदर, तो वहां से कर लो रिवाइज। गलती कुछ नहीं है, कंटेंट थोड़ा कम है लेकिन गलती कोई नहीं है उसमें, वहां से पढ़ लेना है। ठीक है, डोंट परचेज पाथ फाइंडर। तो अब आपने स्पीकर ऑफ लोकसभा लिख लिया, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। देखो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, और सबसे पहले हम लिखेंगे आपका स्पीकर की इलेक्शन कैसे होती है, इलेक्शन एंड टेन्योर। इलेक्शन एंड टेन्योर, तो आपका जो स्पीकर होता है
इसका पहला पॉइंट है आपका इलेक्टेड अमंगस्ट द एमपीज ऑफ Lok Sabha. The first and foremost condition to become a speaker is to become the member of Lok Sabha. Unless you are a member of Lok Sabha, you cannot become. Okay. Then, अब अगला पॉइंट लिखो. The date of election of speaker. मतलब ये बंदा आपका इलेक्टिव होता है. लिखिए. The date of election of speaker is fixed by president. ठीक है. तो आपका राष्ट्रपति होता है वो बोलता है कि आपका हाउस का जो स्पीकर है वो कब चुना जाएगा. डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट. फिर अब छोटी सी हेडिंग इसी पॉइंट में लिखनी है आपने. टेन्योर. टेन्योर मतलब कितने समय के लिए आपका रहता है. लोकसभा कितने समय के लिए रहती है आपकी. 5 साल. कि 5 साल थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है. देखो 5 साल तक तो उसको रहना है आपका. सपोज आपका हाउस का जो टेन्योर था वो आपका शुरू हुआ है 1 मई 2021 में. तो आपका हाउस कब तक रहेगा. 30 अप्रैल 2026 तक. ठीक है. अब आपका जो अगला हाउस है उसके मेंबरशिप कब शुरू होनी है. सपोज उसकी मेंबरशिप शुरू होनी है आपकी 1 जून से. तो जब तक आपका अगला हाउस नहीं बैठता तब तक आपका स्पीकर अपने टेन्योर में रहेगा. तो कब तक रहेगा वो आपका. जब तक आपका नया हाउस इलेक्ट नहीं हो जाता. ठीक है. तो देखिए he remains in office during the life of लोक सभा. देखो अपनी पुरानी लोकसभा की लाइफ कब खत्म होगी. जब नई लोकसभा आएगी. ठीक है. तो जब तक अभी नई लोकसभा नहीं आएगी तब तक आपका ये आदमी उस हाउस का मेंबर उसका स्पीकर बना रहेगा. ठीक है. he remains in office during the life of लोक सभा. अब इसमें एरो देके लिखो आगे. हम एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इसको. देखिए whenever Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office. Whenever Lok Sabha is dissolved, speaker does not vacate his office. Vacate, VACCATE. His office and continues till the newly elected Lok Sabha meet. यानी कि अगली लोकसभा की पहली मीटिंग तक आपका जो स्पीकर है वो क्या रहेगा. स्पीकर रहेगा. Then, so what is term? Almost हम कह सकते हैं 5 years. But अगर ऑप्शन में 5 years है तो that would be wrong answer. ठीक है. क्योंकि आपका वो 5 साल के बियॉन्ड रहता है और 5 साल से कम भी रह सकता है. ठीक है. तो इसकी टर्म आपकी फिक्स नहीं है. He remains in office during the life of लोकसभा. जब तक लोकसभा है तब तक वो है. और लाइफ कब तक है. जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती. ठीक है. ठीक है. But he has to vacate his office. In any of the 3 following cases. In any of the 3 following cases. First, death. A person does not have choice when he dies. ठीक है. तो he'll have to vacate the office. ठीक है. Second, if he ceases मतलब अंत होना. CEASES. अरे if he ceases to be a member of Lok Sabha. तो लाइन से सुन. If he ceases to be a member of Lok Sabha. अगर वो देखो इसकी foremost condition क्या थी. He should be a member of Lok Sabha. अगर member of Lok Sabha ही नहीं है तो he won't be a speaker of Lok Sabha as well. देखिए second point. तीसरा लिखो if he resigns by writing to deputy speaker. Always remember जो आपका लोकसभा का जो आपका स्पीकर है he will give resignation to deputy speaker and deputy speaker will give resignation to speaker. ठीक है. ये इनका आपस में चलता रहता है. देखिए लिख लिया. सॉरी मतलब कौन अरेस्ट हो गया.
अच्छा अगर अरेस्ट वगैरह हो गया तो एमपी तो रहेगा ना आपका, वो फिर कार्रवाई होगी उसके बाद। अगर वो देखो सिंपल सी बात, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होगा फिजिकली वहां पर, तो कौन बैठ जाएगा फिर आपका? डेट स्पीकर, ठीक है। और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर से गुनाह जो है वो कबूल प्रूव हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ही विल बी डिस्क्वालीफाइड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा मेंबर के स्पीकर भी हट जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, if he is removed by a resolution, if he is removed by a resolution passed by a majority of all members of Lok Sabha, passed by a majority of all members of Lok Sabha, ब्रैकेट में लिखो आफ्टर गिविंग 14 डे नोटिस। 2 हफ्ते पहले बताया कि लंका लगने वाली है, ठीक है। बचा सकता है तो ठीक है, आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। हाँ 2 हफ्ते 2 हफ्ते 2 हफ्ते इज इनफ टाइम आई गेस। हाँ 2 हफ्ते इनफ टाइम आई गेस। चलिए नेक्स्ट आप लिखिए, इसके आगे एक और चीज लिखो, इसकी शक्ल देख के समझ आता हूँ क्या बोलने वाला है, ठीक है। बट हर जगह एक जगह होती है, अपने लोग गाली दूर 40 लगा के पीछे तो अच्छा लगेगा। डैश लिखो आगे फिर 40 लिख दो। आप समझा? The joke is on you, my buddy. Dash 14, ठीक है। तो इस आगे लिखो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, राइट आउट। इसी जो ये मेजॉरिटी है ना, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। देखो अब आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा आपकी मेजॉरिटी की चीजें क्या होती है, बहुत सिंपल तरीके से। व्हाट इज मेजॉरिटी आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। एंड ये लास्ट एजेंडा है आज की, मेजॉरिटी डिस्कस करते हैं, क्योंकि पूरी बार लोकसभा में कौन सा बंदा कैसे रिमूव होगा, मेजॉरिटी का नाम बार बार आता रहेगा। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट मेजॉरिटी। आपके भारत के संविधान में 4 तरह की मेजॉरिटीज का वर्णन है, ठीक है। हाँ अद्भुत। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज योर सिंपल मेजॉरिटी। रुक तो जा, ये टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। ये आई डोंट मेक अ डिफरेंट बॉक्स, हां ये टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी है। इन टाइप्स में से एक आपका एब्सोल्यूट भी आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज योर सिंपल मेजॉरिटी। देखो कोई फैसला करना है, इट इज नॉट अ वन मैन शो। आपने इतने लोगों को इकट्ठा कर रखा है तो आपको चाहिए मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब जितने बंदे बैठे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सहमत हो, मतलब, ठीक है। तो पहली आपकी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है आपका, सपोज आपके हाउस में है 500 मेंबर्स, ठीक है। ये है आपके मेंबर की टोटल स्ट्रेंथ, मतलब आपके हाउस में कितने मेंबर्स हैं 500, और आज कितने आए हैं आपके 250। तो 250 का 50% अगर हाँ बोलती है तो हाँ, ना बोलती है तो ना, ठीक है। 50 मोर देन 50%, ठीक है। बट इफ यू ऑलवेज राइट कि मोर देन 50% या 50%, ठीक है। तो ऐसा एग्जैक्ट फिगर कभी भी नहीं आता, तो हम 50 पे रुक जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या है, इट इज मेजॉरिटी ऑफ 50% members present and voting. It is as simple as that. 50% members अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, and they are voting, तभी 50 चाहिए, बट वो बंदा प्रेजेंट तो है आपका, ठीक है, that person is present। तो जितने बंदे आपके आए हैं तो अब आपको मेजॉरिटी का आंकड़ा कितने से निकलेगा,
256 दैट विल बी योर 125 या फिर 126 50 से ज्यादा। दिस इज योर सिंपल कि जितने आए हैं उतनों से ही पूछ लिया। इस मेजॉरिटी से बहुत कम काम होते हैं आपके, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें तो अगर आपके हाउस में 50 बंदे हैं तो 25 की मेजॉरिटी बन गई आपकी, ठीक है, तो इसमें से बड़े कम काम होते हैं। दिस इज सिंपलेस्ट, सिंपल जो कह रहे हैं क्योंकि सिंपल है इसको पास करना। और सेकंड है आपकी एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ 50% मेंबर्स ऑफ 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि 250 आ रहे हैं कि 300 आ रहे हैं, हमारा मेजॉरिटी का आंकड़ा कितना निकलेगा, यानी कि 250। अगर आपके हाउस में 260 बंदे भी आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, वोटिंग करा लो, लेकिन 260 में कितने बंदों को सपोर्ट करना पड़ेगा, 250। दिस इज एब्सोल्यूट। तो हमने भी क्या लाइन लिखी है आपकी उसके लिए, स्पीकर के लिए, रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि वी आर काउंटिंग मेजॉरिटी आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि 543 जो कि है आपका 272। तो 272 आपका मेजॉरिटी का आंकड़ा है। अगर आपको किसी चीज को पास करना है बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, आपको चाहिए टोटल मेंबरशिप का। हो सकता है उस दिन आपके वोट करने के लिए 300 आ रखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट कितने चाहिए, 272 चाहिए। समझिए, दिस इज योर एब्सोल्यूट। अब अगली आती है आपकी स्पेशल। अब स्पेशल इज लाइक योर सिंपल ओनली, बस जहां पे 50% लिखा है वहां का लिख दो 2/3, ठीक है। सिंपल एंड स्पेशल आर सेम ओनली, यानी कि 50 मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर आ रखे हैं उसका 2/3। इसको पास करना मुश्किल है, दैट इज व्हाई इट इज स्पेशल। इसको पास करना मुश्किल है, ठीक है। ये है आपका सिंपल, सॉरी स्पेशल। एक है आपका स्पेशल इफेक्टिव। दिस इज रिलेटेड टू योर एब्सोल्यूट 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये और खतरनाक है आपकी। तो प्रेजेंट आपका इससे रिमूव होता है, प्रेजेंट से रिमूव होता है आपका स्पेशल इफेक्टिव से, कि जितने टोटल मेंबरशिप है उसका 2/3 वोट चाहिए, ठीक है। स्पेशल में क्या चाहिए, जितने आए हैं उसका 2/3 वोट चाहिए, ठीक है। और जो आपका स्पेशल है, सिंपल है, जितने आए हैं उसका 50% और एब्सोल्यूट जितने हैं उसका 50%। दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ठीक है। बिफोर एग्जाम आई विल टेक वन सेशन आल्सो ऑन मेजॉरिटीज, बट अभी आपका हल्का हल्का मेजॉरिटीज बीच में आती रहेंगी, कहीं स्पेशल बोल देंगे, कहीं सिंपल बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, तो यू डोंट शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। सिंपल, स्पेशल, एब्सोल्यूट। सबसे आसान कौन है पास करना, सिंपल, फिर आपकी एब्सोल्यूट, फिर आपका स्पेशल इफेक्टिव। स्पेशल इफेक्टिव इज फॉर प्रेजेंट ऑफ, फॉर द रिमूवल, रिमूवल भी कह सकते हैं और इंपीचमेंट भी कह सकते हैं, फॉर द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गॉट इट, ठीक है। कल आएंगे टर्म्स तो आपको समझ आ जाएंगे। डोंट कंफ्यूज थिंग, डोंट लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी समय नहीं है लंबा लिखने के लिए। All students will start your economics class at 1:10.